मुझको ट्रेडिंग करते हुए 7 साल हो गए हैं और एक फेज ऐसा भी आया जब मुझको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ा। मैं प्रॉफिट करता था और बड़े लॉसेस आ जाते थे, जिस वजह से मेरा पुराना प्रॉफिट तो चला जाता ही था, साथ में जो कैपिटल था उस पर भी डेंट पड़ जाता था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने मुझे बहुत लास्ट तक परेशान किया। मुझको कभी पता ही नहीं चल पा रहा था कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँ। सारा रेशो मैनेज कर पा रहा था, रिस्क मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, सब चीजें करनी स्टार्ट कर दी, बट एंड ऑफ द डे एक बड़ा लॉस मेरे 5-6 दिन के प्रॉफिट लेके जा रहा था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या सोल्यूशन है जो मैंने ढूंढ लिया इसका, कि मुझको अब ये प्रॉब्लम नहीं आती और पिछले 3 या 4 सालों से अब मुझको कभी भी बड़े लॉस का सामना नहीं करना पड़ा है। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिट करते होंगे, कई दिन प्रॉफिट करते होंगे, लेकिन जिस दिन लॉस होता होगा उस दिन इतना बड़ा लॉस हो जाता होगा कि पुराने प्रॉफिट्स तो गए, साथ में कैपिटल पे भी डेंट लग जाता होगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने काफी टाइम दिया मार्केट में। इतना एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ होने के बाद आज मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करने के बाद एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर की आपकी जर्नी काफी आसान होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट, टाइम स्टॉप लॉस। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए, एज एन ऑप्शन बायर मुझको बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि केवल चार्ट्स पर स्टॉप लॉस लगाने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। इन द एंड थीटा डी के मेरे स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने ये निकाला। आप लोग क्या करते होंगे कि आप इंडेक्स पर स्टॉप लॉस या कोई ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाता होगा। उसके बाद मैंने एक नई चीज ट्राई की, मैंने टाइम स्टॉप लॉस देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि कोई अगर मैं एज एन ऑप्शन बायर ट्रेड प्लान कर रहा हूं तो उसको एक लिमिटेड टाइम दूंगा। अगर मेरी ट्रेड एक लिमिटेड टाइम के अंदर या मान के चलिए आधे घंटे के अंदर या तो टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं करती है तो मैं उस ट्रेड को कट करने वाला हूं। तो ये हुआ कि थीटा डी के अब मुझे इतना कंसर्न नहीं करता था। जब भी मुझे लगता था कि काफी टाइम, एक लिमिटेड टाइम हो गया है, ये वेरी कर सकता है। एक्सपायरी के दिन में 15 मिनट दे सकता हूं, फर्स्ट डे ऑफ एन ऑप्शन में उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता हूं, ये वेरी करता है। इससे मेरी थीटा डीके की प्रॉब्लम थोड़ी सी कट हो गई। हालांकि इससे ये हुआ कि कई बार टारगेट आ जाता, लेकिन मैं ट्रेड कट कर चुका था। इससे भी निकलने के लिए मैंने री एंट्री का कॉन्सेप्ट बनाया कि ठीक है, ब्रोकरेज के 20 रुपए फालतू दे दूंगा, लेकिन मेरा कैपिटल कम से कम सेफ रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि अपने ट्रेड को एक लिमिटेड टाइम दीजिए। अगर वो 15 मिनट या 20 मिनट लिमिटेड टाइम के अंदर मूव नहीं करता है तो आप उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। जब कभी आपको लगे कि अब वो मूवमेंट आ रहा है, आपके एंट्री बाइंग प्राइस पे दोबारा आ पा रहा है, तब आप दोबारा एंट्री ले लीजिए। उससे ये होगा ब्रोकरेज भले ही 20 रुपए या 30 रुपए जाएगी, लेकिन आपका कैपिटल सेफ रहेगा। सेकंड पॉइंट, जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि प्रॉफिट करते हैं हम 5 दिन और 6 दिन लॉस हो जाता था, उसको मैंने कंसर्न किया कि रिस्क रिवॉर्ड एंड ऑल सब चीज मैनेज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जब मैं प्रॉफिट करता था किसी फंड से, मान के चलिए अगर मैं 10,000 से प्रॉफिट करके 10,000 के मैंने 15,000 कर लिए, तो 5th डे मैं 15,000 से ही ट्रेड कर रहा था। मुझको ये समझ में आ गया था कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैं 10,000 से 15,000 बना ले रहा हूं तो मैं ऊपर के जो 5,000 है उसको विड्रॉ कर लेता था। तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान मैंने बनाया, जिससे ये हुआ कि अगर मैं प्रॉफिट एक लिमिटेड अमाउंट पे कर रहा हूं तो लॉस भी उसी अमाउंट पे करूंगा। उससे मेरा आरआर रेशो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, जब भी आप कभी प्रॉफिट करें उसे विड्रॉ करके सेविंग्स अकाउंट में रख ले। उससे ये होगा कि वो एक तो आपके बैकअप के काम आएगा, प्लस आपको जब लॉस होगा तो बड़े कैपिटल पे लॉस नहीं होगा, उसी कैपिटल पे लॉस होगा जिससे आपको प्रॉफिट हुआ था, तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को पता होगा कि एज एन ऑप्शन बायर ट्रेंडिंग डेज में ही एक ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, बाकी के वोलेटाइल एंड रेंज डेज पर उसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये प्रॉब्लम काफी मेजर थी क्योंकि ट्रेंडिंग डेज काफी कम होते हैं मार्केट में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकला कि मैंने डेज आइडेंटिफाई करना सीख लिया। मैंने सीख लिया कि कब ट्रेंडिंग डेज होने वाले हैं, कब वोलेटाइल डेज होने वाले हैं और कब रेंज डेज होने वाले हैं, ताकि ट्रेंडिंग डेज पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं, वोलेटाइल डेज पर मैं छोटे टारगेट से स्कैल्पिंग करूं, रेंज डेज पर मैं मार्केट इग्नोर करूं। ये सब चीजें मैंने जब प्लान करी तो इन द एंड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर पर की तरफ बढ़ता चला गया। अगर आप लोगों को भी सीखना है कि हम डेज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। 7 साल के लंबे ट्रेडिंग करियर में मैं एक बात बिल्कुल ही श्योरिटी से कह सकता हूं कि स्टार्टिंग की डेज में हम इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, हम किसी बुक से किसी का सेटअप ढूंढने का ट्राई करते हैं, किसी से आप कहते हो कि सर आपको अपना सेटअप बता दीजिए। लेकिन एक पॉइंट मुझको पता लग गया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मार्केट में वो है प्राइस एक्शन। मुझको ये पता लग गया था बहुत पहले ही कि प्राइस एक्शन इज द किंग, इसलिए मैं अपना सारा समय प्राइस एक्शन के सेटअप में, प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ों में करने में लगा। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, सेटअप वही करिए जो प्राइस एक्शन पर डिपेंड हो। प्राइस एक्शन प्लस सेटअप का जो मिक्सचर है वो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। श्योर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी चीज़ पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच।